हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एचआरटीसी कंडक्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 12 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन सीरीज़ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो इस तरह से है, हिडिंबा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पे देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल है, बट कन्फ्यूज़न यहाँ पे कब होती है, जब यहाँ पे कुल्लू वी आंसर्स दिया होता है ऑप्शंस में। मतलब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ध्यान रखें, कभी भी कुल्लू इसका आंसर्स नहीं होता है, यहाँ पे मनाली आंसर होगा। और पूछा जाता है कि भाई मनाली के किस गांव या किस क्षेत्र में है, तो ध्यान रखना डुंगरी, डुंगरी नाम का क्षेत्र है जहाँ पे हिडिंबा माता का मंदिर है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम वर्षा होती है? मतलब हमें पता है, जैसे पूछा जाए कि भाई भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वहाँ पे आंसर आता है माशिन राम मेघालय। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बनता है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम वर्षा होती है? तो जिले की बात करी जाए तो कांगड़ा, और अगर क्षेत्र की बात करी जाए तो धर्मशाला। तो कांगड़ा का जो धर्मशाला क्षेत्र है, ये धर्मशाला शहर है, वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा वही हिमाचल प्रदेश में होती है। वैसे ही मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई हिमाचल प्रदेश का वह क्षेत्र जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है, तो वो कौन सा है? भाई अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो वो है स्पीति, और अगर जिले की बात करेंगे तो वो है लाहौल स्पीति। सही है, दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सही हो चुके हैं ना। अब अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना यहाँ पे चाहूँगा कि जो एनुअली रेनफॉल है कांगड़ा का कितना है? जैसे पूछा जाता है ना कि भाई धर्मशाला में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है, ठीक है? तो आपने मुझे बताना है वो 3400 सेंटीमीटर है या 1600 सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है, वो आपने मुझे लिख के देना है नीचे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय प्रदेश की नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है। मतलब कि हिमाचल प्रदेश की वह कौन सी नदी है जिससे हम बहुत ज़्यादा बिजली उत्पादित करते हैं, या उसमें सबसे ज़्यादा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो प्लांट्स हैं, वो देखे गए हैं। तो ध्यान रखना, ये जो बिल्कुल सही है वो है सतलुज नदी। क्या नाम है? सतलुज नदी। और हमें ये भी पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब भी आंसर आता है सतलुज। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की ये जो सबसे लंबी नदी है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? क्या बोला गया? इसका उद्गम स्थल कौन सा है? और ये हिमाचल प्रदेश में जब एंटर करेगी तो ये किस दर्रे से होके एंटर करती है, ये आपको नीचे लिख के देना है भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? मतलब देखो, सोलर सिस्टम आपने कभी सुना होगा, तो सोलर सिस्टम क्या ही ये क्वेश्चन है कि भाई हु इज़ द फादर ऑफ सोलर सिस्टम, कि बोले सोलर जो प्रणाली है इसकी खोज किसके किसके द्वारा की गई है? तो याद रखना, कोपरनिक्स। ठीक है, फादर ऑफ सोलर सिस्टम इज इक्वल टू कॉपरनिक्स। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम एक सन, और सन के अराउंड जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सारे यहाँ पे क्या कहलाते हैं? इज इक्वल टू सोलर सिस्टम। आपको ये भी बताना है कि अ, हमारे सोलर सिस्टम में या हमारे जो सौर मंडल है उसमें कुल कितने ग्रह हैं? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? मतलब सिंपल बात ये है कि हमें पता है जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो घूमते हैं, ठीक है ना। तो वो जो घूम रहे हैं, हमने कभी ऐसा पढ़ा है अपनी क्लासेस में, कुछ ग्रह जो है वो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, कुछ जो है वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, ऐसा ही पढ़ा था ना कुछ। तो ये बताया किसने था सबसे पहले? याद रखना, केपलर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस पे क्या बोला गया? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? इज इक्वल टू केपलर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से आपसे पूछना पसंद करूँगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई वो कौन से ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ठीक है? पूरब से पश्चिम की ओर घूमने वाले वो कौन से ग्रह हैं? तो उसमें आप ध्यान रखना, एक तो वेनस आता है जिसको हम शुक्र बोलते हैं हिंदी में, और एक यूरेनस आता है जिसे हम हिंदी में अरुण बोलते हैं। ये दो जो ग्रह है ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, बाकी जो ग्रह है वो सारे के सारे पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा,
आकार की नज़र से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? सिंपल बात है कि मतलब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई साइज़ के हिसाब से सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो कौन सा है, तो आंसर वहाँ पे आता है जुपिटर। सबसे बड़ा जो हमारा ग्रह है वो कौन सा है? जुपिटर। तो उसके बाद कौन सा ग्रह आता है? जुपिटर के बाद भाई आपको पता होना चाहिए सैचुरन। जुपिटर को बृहस्पति बोलते हैं। उसके बाद शनि दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे आपका अरुण आता है। चौथे पे वरुण आता है। और पांचवें पे सीधा कौन सा आता है? इज इक्वल टू क्या बोलेंगे भाई? पृथ्वी या फिर अर्थ। अब मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा, जो सौर मंडल का आकार के हिसाब से सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है, वो बताना है। या लास्ट लास्ट से आपने दो ग्रहों का नाम बताने हैं। एक सबसे छोटा ग्रह है, एक उससे थोड़ा बड़ा ग्रह है। ये कौन से दो ग्रह हैं ये आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शंस में लिख के देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं। तो पूछा जाता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से संबंधित कौन सा हमारा पार्ट है, तो पार्ट नंबर 20 बिल्कुल राइट है। अब मैं क्वेश्चंस यहाँ से आपसे और पूछूं तो वो क्या बन सकता है? संविधान में कुल कितने भाग है? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो आंसर कितना आएगा? इज इक्वल टू 25 भाग है। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और कुल कितने अनुच्छेद अनुच्छेद हैं? तो ध्यान रखना 450 से ऊपर अनुच्छेद है। सही होगी चीज़ें। अब सेम मैं आपके लिए क्वेश्चंस यहाँ पे पूछूंगा कि भाई जो मूल संविधान था, मूल संविधान का मतलब है जिस टाइम संविधान बना था, कब बना था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था, बट लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में। याद रखना, 26 नवंबर 1949 को 1949 में संविधान बन के तैयार हुआ था, बट लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय में हमारे कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, कुल कितने अनुच्छेद थे, ये सब आपने नीचे लिख के देना है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? ये जो संघीय कार्यपालिका है ना, संघीय कार्यपालिका के बारे में जो बताया गया है वो किस पार्ट में बताया गया है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा है बिल्कुल डिटेल में। भाग नंबर 5 में पढ़ा है। और अनुच्छेद नंबर 52 से 151 तक जो है वो संघीय कार्यपालिका के बारे में हम पढ़ते हैं। संघीय कार्यपालिका का अर्थ ये होता है केंद्र सरकार की जो भी कार्यपालिका है उसके बारे में, या केंद्र की कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका का मतलब होता है केंद्र की कार्यपालिका। आपको पता है ना, एक होता है राज्य कार्यपालिका, एक होता है केंद्र कार्यपालिका। तो यहाँ पे केंद्र कार्यपालिका की बात करी जाए तो भाग नंबर 5। चलिए, और अनुच्छेद 52 से 151 है। नेक्स्ट, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनराविलोकन के विचार को ग्रहण किया। सिंपल बात है कि ये जो न्यायिक पुनराविलोकन है ना, ये कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो ध्यान रखना, ये है अमेरिका से लिया हुआ एक एक कॉन्सेप्ट या एक लॉ या कानून बोल सकते हो आप। सही होगी चीज़ें। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, किस संविधान से लिए गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मौलिक अधिकार के लिए मैं अगर बात करूँ तो वो भी हमारे अमेरिका के हैं, बट मौलिक कर्तव्य कहाँ के हैं वो आपने मुझे आंसर्स लिख के देना है, रशिया या इंग्लैंड या फिर कनाडा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, समानता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वलिटी। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? ध्यान रखना, वो 14 से 18, आर्टिकल 14 टू 18 जो है वो राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है। ये मोस्ट सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। क्यों? क्योंकि भाई फंडामेंटल राइट से हमारे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा कि आर्टिकल नंबर 21 क में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 21 क किससे संबंधित है, या अनुच्छेद 21A क्या है? नेक्स्ट, भारतीय संविधान की छुआछूत अनुमूलन या उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद, मतलब सिंपल सी बात है कि जो अनटचेबिलिटी है जिसको हम छुआछूत कहा करते हैं, उससे संबंधित कौन सा कानून है हमारे संविधान में, और उस कानून की व्याख्या किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद नंबर 17 जो है वो किससे संबंधित है? छुआछूत। जो हमारा पहले कास्टिज्म सिस्टम था ना, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। मतलब वहाँ पे जो भी हायर कैटेगरी वाले होते हैं या जो उच्च जाति वाले थे वो निम्न जातियों के साथ छुआछूत करते थे, मतलब उनके साथ बैठना नहीं चाहते थे, उनके साथ खाना पीना नहीं चाहते थे। तो उसको देखते हुए एक कानून बना दिया कि भाई ऐसा गलत है,
हम सब मानव जाति में आते हैं और यहाँ पे जो आगे फर्दर जो भी कास्टिज़्म है वो बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं, वो अनपढ़ लोगों की चीज़ें हैं। तो इसलिए अनुच्छेद नंबर 17 का यहाँ पे निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सिंपल बात है कि मतलब प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? ध्यान रखना, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने वाला जो व्यक्ति है वो कौन सा है? राष्ट्रपति। क्या नाम है? राष्ट्रपति। सही होगी चीज़ें ना? सेम अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो वो आपको नीचे कमेंट सेक्शंस में लिख के देना है। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और जनरल एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बनता है। सही होगी ये चीज़ें। तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करेंगे और ध्यान रखें ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है ये हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ये बेसिक हमने HRTC करके हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन सीरीज का नाम रखा है, बट ऐसा नहीं है। ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। क्लियर है ना? तो हर स्टूडेंट्स को पढ़ना है और रेगुलरिटी के साथ काम करना है और लास्ट तक हम देखेंगे कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। लगभग 4000 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने का हमने टारगेट रखा है। अगर आपका सहयोग रहा तो मैं पक्की बात है इन क्वेश्चंस का जो मैंने अभी संख्या बताई वो 4000 से मैं 10,000 यहाँ पे पहुँचाऊँगा। और जब आप 10,000 क्वेश्चन कर लोगे ना और आपको वो हर कोई क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो पक्की बात है एग्ज़ाम क्लियर ही होगा। सही है ना? चलिए, अगर आप पटवारी की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हो, पुलिस कांस्टेबल, JYT, टेट, TJT या फिर अदर एग्ज़ाम्स जैसे HRTC का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो आप हमारे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैचेस को अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना रहता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त है। मिलते हैं कल शाम ठीक इसी समय पे। बाय बाय, गुड नाइट।